आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक शेड्यूल दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको मैंने एक शेड्यूल दिया था कि किस आधार पर अब आपकी कक्षाएं होंगी, और शेड्यूल में बताया गया था। एक बार फिर से शेड्यूल लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसके आधार पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, सोमवार को, क्योंकि आपकी जो कक्षा है वो सोमवार से शुक्रवार तक ही होती है, तो सोमवार को जो आपकी कक्षा है ये हम करेंगे उत्तराखंड राज्य विशेष के बारे में अध्ययन। और उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़े हुए यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप उत्तराखंड की पीएससी दे रहे हो, आरओ, एआरओ, जो भी एग्जाम उत्तराखंड से संदर्भित होते हैं, जहाँ पे उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण सीरीज होगी। ठीक है। इसके बाद बात आती है मंगलवार की। मंगलवार आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेंगे और भूगोल खंड से देखने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड से जुड़े हुए प्रश्न ये आपको मंगलवार को देखने को मिलेंगे। और यह भी जो आपकी सीरीज होगी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न यहाँ पे रखे जाते हैं। इसके बाद आता है बुधवार। बुधवार को आपको देखने को मिलेगा इतिहास से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इतिहास से संदर्भित प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसके बाद बुधवार को है विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन बुधवार को हम देखेंगे, विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। और इसके बाद बृहस्पतिवार को हम देखेंगे इतिहास, और फिर शुक्रवार को हम देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, मतलब सप्ताह में 2 दिन हम देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन, पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक दिन हम उत्तराखंड राज्य विशेष की बात करेंगे, एक दिन भूगोल और एक दिन इतिहास। जब हमारे ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं तो हम तुरंत अपने विषय को बदल लेंगे। तो याद रखना है, विगत वर्षों के प्रश्नों को इसमें तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं ना कहीं विगत वर्षों के प्रश्नों से आपको अपनी परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसीलिए विगत वर्षों के प्रश्नों को हम तवज्जो दे रहे हैं। और 2 क्लास इसकी हो रही है। प्रत्येक क्लास में विगत वर्षों के जो प्रश्न है 50-50 प्रश्न रखे जाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे समूह ग की जो प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि समूह ग के जो प्रश्न है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समूह ग के भी प्रश्न हम देखेंगे और उत्तराखंड पीएससी में भी पूछे हुए प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो विगत वर्षों का जो अध्ययन है वो 2 जगह से है। विशेषकर विगत वर्षों का जो अध्ययन है ये अभी जो चल रहा है ये समूह ग की परीक्षाओं के लिए चल रहा है। समूह ग की परीक्षाओं से संदर्भित जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जिन प्रश्नों के बारे में हमने बात किया है। तो चलिए आपका समय ना बेकार करते हुए, व्यर्थ करते हुए अब आगे की चर्चा करते हैं। ये चीजें आपको रेगुलर बताते रहेंगे तो आप इससे जुड़े रहेंगे। अब बात आती है प्रश्नों की। सबसे पहली बात, आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य विशेष का, ये टॉपिक जो है यह उत्तराखंड के शौर्य पुरस्कारों से संबंधित। मतलब उत्तराखंड में बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऐसे पुरस्कार दिए गए हैं व्यक्तियों को जो शौर्य के लिए दिए गए हैं, विभिन्न श्रेणियों में खेल के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, तो उनसे संदर्भित चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज की जो चर्चा है, थंबनेल भी आपने पढ़ा होगा, स्पष्ट देखा होगा, शौर्य और खेल पुरस्कारों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न जिनको याद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा। और प्लीज जब एक बार आ जाया करिए, पूरे प्रश्न देखने के बाद ही जाया करें। और ये जो रिवीजन होता है प्रश्नों का, जब हम किसी का अभ्यास करते हैं प्रश्नों के रूप में तो चीजें ज्यादा अच्छे से कैच करता है हमारा मस्तिष्क। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन सी हैं? इनमें से भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है आपको बताना है। बछेंद्री पाल, सविता मर्तोलिया, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट या सुमन कटियाल। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता, तो आपको याद आया होगा कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता की बात की जाती है तो नाम आता है बछेंद्री पाल मैम का।
बछेंद्री पाल मैम जो थी, इनका जो जन्म हुआ था ये 1954 में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तरकाशी जिले में। 1954 में उत्तरकाशी जिले में इन्होंने जन्म लिया था, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि सर्वप्रथम इन्होंने 1982 में जब स्नातक पूरा किया था, जब माउंटेनियरिंग से संबंधित जो इन्होंने स्नातक किया था, उसी दौरान इन्होंने वर्ष 1982 में एक पर्वत की चढ़ाई की थी जिसको बोलते हैं माउंट काला नाग। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने माउंट काला नाग की चढ़ाई वर्ष 1982 में की थी। ये आपको पता होना चाहिए। 24 मई 1984 का वो दिन था जब इन्होंने 24 मई, ये डेट भी आपको याद रहना चाहिए, 24 मई 1984 का दिन था जब मैम ने एवरेस्ट फतेह किया। ठीक है, जब मैम ने एवरेस्ट फतेह किया तो 24 मई 1984 का दिन था, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया, तुरंत ही इनके नाम एक रिकॉर्ड बना। क्या? भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं महिला। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बछेंद्री पाल मैम भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया और विश्व की 5वीं महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। ये नाम आपको पता होना चाहिए। जब महिलाओं की हम बात करते हैं, एवरेस्ट फतेह की बात करते हैं, तो एक नाम अवश्य याद आप रखिएगा, हमारे गिरि जनपद से हैं ये, अरुणिमा सिन्हा जी हैं। अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से हैं अरुणिमा सिन्हा। इनका नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पैरा, आप कह सकते हैं कि पैरा पर्वतारोही हैं। ठीक है, एक एक्सीडेंट में इनका बहुत ही, आप पढ़ेंगे, मैं तो कहूंगा आप जाकर गूगल पे सर्च करें, निश्चित रूप से करना चाहिए आप सभी को। आज जाकर गूगल पे सिर्फ सर्च करना है अरुणिमा सिन्हा हिस्टोरी, तो आपको एक दो इनके मैम के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे और उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको भी कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से संघर्षों से, कितनी कठिनाइयों में भी इन्होंने हार नहीं मानी थी। और एक एक्सीडेंट में इनको, अरुणिमा सिन्हा मैम जो हैं, इनको एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनका एक पैर, इन्होंने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था। और आपको बता दें कि पैर कैसे खोया था, इनको कुछ होते हैं ट्रेन में जो लुटेरे होते हैं या कुछ लोगों द्वारा, आप कह सकते हैं जो भी समस्या थी, उनके द्वारा इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, चलती ट्रेन में बाहर फेंक दिया गया था और ट्रैक के नीचे आने के कारण इनका पैर कट गया था। पैर कटने के बावजूद इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और आपको बता दें कि जिस दिन ये हॉस्पिटल से जैसे ही ये डिस्चार्ज हुई थी, आप यकीन नहीं करोगे कि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है हमारी समझ से, लेकिन जिस दिन इन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया था उसी दिन ही इन्होंने उत्तराखंड में बछेंद्री पाल मैम से मिला। बछेंद्री पाल मैम से मिलने के बाद उन्होंने उसी दिन से कैंप को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब कहानियां हम पढ़ते हैं, इस तरह की रियल स्टोरी हम पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी उत्साह आता है। जो कभी निगेटिविटी रहती है वो हमारी समाप्त होती है। तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जरूर जाके सुनिएगा। 25 से 30 मिनट का इनके 2-3 इंटरव्यू विभिन्न चैनलों पर मिल जाएंगे। निश्चित रूप से कहानी को सुनिएगा, बहुत ही, आपको कह देते हैं कि रुला देने वाली कहानी है। निश्चित रूप से उससे बहुत प्रेरणा आपको मिलने वाली है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने भी एवरेस्ट फतेह किया। एवरेस्ट के साथ साथ विश्व की आधा दर्जन प्रमुख चोटियों को फतह अब तक ये कर चुकी हैं। अब जब बात हो रही है एवरेस्ट की, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल में स्थित चोटी है, नेपाल में है। और नेपाल की जब बात करते हैं तो आपको याद आना चाहिए काठमांडू यहाँ की राजधानी है, यहाँ की रुपया है नेपाली रुपया, यहाँ की जो करेंसी है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पे बदल रहे हैं और घटनाक्रम यहाँ पे बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जब एक कक्षा हो रही है, शेर बहादुर दोएबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, आपको बताना है। चले, चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह नेगी, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह चंडारी, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नाम है आपको बताना है। तो आपको बता दें, चंद्र सिंह गढ़वाली की जब बात आती है तो चंद्र सिंह नेगी, ये जो नाम दिया हुआ है,
ये सबसे सटीक नाम है, सबसे सही नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्र सिंह नेगी, ये नाम आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो साथ ही साथ जो यहाँ पे फैक्ट बताए जा रहे हैं, उसको जिस संदर्भ में फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको नोट डाउन अवश्य कर लिया करें। इससे आपका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार होगा प्रश्नोत्तरी के रूप में, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा और उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ के अनुसार आप अपनी नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज अब आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चंद सिंह गढ़वाली की यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो है पौड़ी में हुआ था। पौड़ी का एक गांव है जिसको बोलते हैं रौड़सेरा। पौड़ी के रौड़सेरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था चंद सिंह गढ़वाली का। और आपको पता होगा कि 23 अप्रैल 1930 ये घटना हुई थी। 23 अप्रैल 1930, जिसको पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड के नाम से जो जाना जाता है, इसमें था कि खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम आपने सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो सैकड़ों आप कह सकते हैं कि सत्याग्रही थे, जो लगातार अंग्रेज शासन का विरोध कर रहे थे और उन पर गोलियों को चलाने का आदेश दिया गया था। लेकिन जिस बटालियन को यह आदेश दिया गया था उसका नेतृत्व कर रहे थे चंद सिंह गढ़वाली, और इन्होंने गोलियां चलाने से साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चंद सिंह गढ़वाली जो हैं वो साहसी काम कर दिखाया था इन्होंने, और इन्होंने अपने लोगों पर, अपने भारतीय लोगों पर गोलियां चलाने का से इनकार कर दिया था। कब? पेशावर कांड में, जो पेशावर में हुआ था। पेशावर वर्ष 1930 में किसके नेतृत्व में ये नेतृत्व चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ये सब चल रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक नाम और याद रखना है। जब बात आती है चंद सिंह नेगी की, एक नाम और आपको याद रखना है, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी क्यों याद रखना है माधो सिंह भंडारी? माधो सिंह भंडारी इसलिए याद रखना है क्योंकि गढ़वाल राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महीपत शाह। महीपति शाह ये क्या थे? गढ़वाल राजा थे। तो गढ़वाल राजा जो महीपत शाह हुआ करते थे, उनके ये सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, और इन्होंने वीरता का क्या कार्य दिखाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल राजा महीपत शाह के जो सेनापति थे, इनकी उदारता, वीरता और त्याग के कारण इनको एक उपाधि दी गई है जिसका नाम था गर्वभंजक। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? तो गर्वभंजक, गर्व है, ठीक है, गर्वभंजक की जो उपाधि है वो माधो सिंह भंडारी को दी गई है। और माधो सिंह भंडारी जो हैं ये महीपत शाह जो गढ़वाल के राजा हुआ करते थे उनके सेनापति थे, और इनकी उदारता, वीरता और त्याग के कारण इनको गर्वभंजक की उपाधि दी गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं। इसमें अभी आपने देखा बछेंद्री पाल मैम के बारे में, तो बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी और बता देता हूं, क्योंकि बछेंद्री पाल के अलावा भी उत्तराखंड के बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है, जिनमें से आपको एक नाम याद आना चाहिए, हमेशा याद रखना है। नाम है हर्षमणि नौटियाल। हर्षमणि नौटियाल। हर्षमणि नौटियाल क्यों याद रखना है? हर्षमणि नौटियाल आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि उत्तरकाशी से संदर्भित है और विश्व की 24 चोटियों को अभी तक फतह कर सके। विश्व की 24 जो है प्रमुख चोटियों का इन्होंने सफल आरोहण किया है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फतह किया है। तो कई बार प्रश्न सिर्फ नाम देके पूछा जा सकता है कि हर्षमणि नौटियाल किस खेल से जुड़े हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल हमें क्यों याद रखना है? चंद्रप्रभा एतवाल हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों की चढ़ाई इन्होंने किया है। 28 बार
हिमालय की दुर्गम चोटियों की चढ़ाई इन्होंने किया है, चंद्रप्रभा ऐतवाल। तो इनका भी नाम आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? ये भी पर्वतारोहण से जुड़ी हैं। तो जो भी नाम इस तरह से हों, जैसे खेल वाइज जब हम नाम नोट कर रहे हैं तो पर्वतारोहण से जो है उनका नाम अलग आपको पास नोट होना चाहिए। फिर अन्य खेल से जुड़े हैं तो उनका नाम अलग होना चाहिए। ठीक है, साहसिक खेल और अन्य खेलों से जुड़े हुए के नाम अलग अलग नोट होने चाहिए। चलिए इसको बताएं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकंड का आपके पास समय है। कुमायूं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? 4 विकल्प हैं, आपको बताना। चले बताएं, कुमायूं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको अपना जवाब देना है। बताएं, 4 विकल्प आपके सामने हैं, कब गठन किया गया था। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कितने लोग गंभीरता से वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है कि गढ़वाल रेजिमेंट, सॉरी, कुमायूं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था? तो कुमायूं रेजिमेंट का गठन वर्ष 1945 में किया गया था। वर्ष 1945 में कुमायूं रेजिमेंट का गठन हुआ था, यहां हमें पता होना चाहिए। आपको बता दें, कुमायूं रेजिमेंट का जो पहले मुख्यालय हुआ करता था इनका, वो था आगरा। लेकिन बाद में आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में, जब ये 1948 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो आगरा से हटाकर उत्तराखंड लाया गया, और उत्तराखंड के रानीखेत जो कि अल्मोड़ा जिले में है, वहां पर इनका मुख्यालय देखा जा सकता है। कुमायूं रेजिमेंट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस रेजिमेंट ने अभी तक भारतीय थल सेना को 3 थल सेना अध्यक्ष दिए हैं। 3 थल सेना अध्यक्ष कुमायूं रेजिमेंट से अभी तक हुए हैं। इन तीनों के नाम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है जनरल S.M. श्रीनागेश, S.M. श्रीनागेश। दूसरा जनरल K.S. थिमैया। तीसरा जनरल P.S. रैना। 3 ये जो जनरल थे, ये भारत के थल सेना अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, और ये तीनों के तीनों जो हैं कुमायूं रेजिमेंट से संबंधित थे। इसलिए कुमायूं रेजिमेंट जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुमायूं रेजिमेंट ने अब तक 3 थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना को दिए हैं। इसको बताएं, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, कहां पर? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर है? इसको बोलते थे पहले, इसको बोलते थे कालो डांडा। बताएं, 10 सेकंड का समय है, बताएं कहां पर है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय? गढ़वाल रेजिमेंट की जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा लैंसडौन में। ठीक है, लैंसडौन क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये कहां पे है? लैंसडौन क्षेत्र को ही बोलते हैं, पहले बोलते थे कालो डांडा पहाड़ी। तो कालो डांडा पहाड़ी या लैंसडौन क्षेत्र पर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसका युद्ध जय घोष क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का कई बार पूछा गया है कि इनका युद्ध जय घोष क्या है। तो इनका युद्ध जय घोष है जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये आपको प्रत्येक रेजिमेंट का एक युद्ध घोष होता है जो आपको पता होना चाहिए, जय बद्री विशाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। बताएं, माधो सिंह भंडारी, वीर चंद सिंह गढ़वाली, मेजर शैतान सिंह या गबर सिंह नेगी। इनमें से बताएं कि कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा, 10 सेकंड का समय आपके पास है, टाइम प्रारंभ होता है आपका।
चलिए, समय आपका होता है अब समाप्त। यहाँ पे कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? गर्भभंजक मैंने अभी आपको बताया कि एक राजा हुआ करते थे, और राजा का नाम मैंने आपको बताया था, गढ़वाल के जो राजा थे राजा का जो नाम था वो आपका था राजा महिपत शाह। और राजा महिपत शाह के ये सेनापति हुआ करते थे, और इनकी उदारता, त्याग और वीरता के कारण इनको गर्भभंजक कहा गया। तो माधव सिंह भंडारी हैं, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, चले इसको बताएं। निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? परमवीर चक्र किसको मिला है आपको बताना है। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, तो किसको परमवीर चक्र मिला है ये आपको बताना है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, दोनों को या दोनों को नहीं। चले 10 सेकंड का समय है, बताएं। चले, अब यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं, इन दोनों को जो है मिला हुआ है, दोनों लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। अब इसमें यदि हम मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करें तो आप जानते हो भारत में जम्मू कश्मीर के विलय होने के बाद कबायलियों के पीछे पाकिस्तानी सेना, आप कह सकते हैं कि लोगों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत पर हमला किया था, जो कि कबायलियों के भेष में थे। और आपने देखा था कि उनकी रक्षा करते हुए 4 कुमायूं बटालियन संघर्ष कर रही थी, और इन्होंने हवाई अड्डे को सुरक्षित किया था और अन्य क्षेत्रों को भी सुरक्षित किया था। तो ऐसे समय में जो उस समय इनका नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और मेजर सोमनाथ शर्मा को इनकी वीरता के लिए, इनकी अद्वितीय वीरता के लिए इस मोर्चे पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, मरणोपरांत ये पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यह भी याद रखना है कि मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारतीय थे जिन्हें वीरता के लिए यह सम्मान मिला है। तो यह भी याद रखना है कि मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारतीय हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। और किस संबंध में मिला है वो भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के विलय के बाद जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण किया था, उस संदर्भ में इनको अद्भुत वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा नाम आता है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 1962 में एक युद्ध हुआ था। युद्ध क्या था आप जानते हैं कि भारत चीन युद्ध हुआ था। और भारत चीन जब युद्ध हुआ था तो लद्दाख में भारतीय सैनिकों का जो नेतृत्व किया था वो मेजर शैतान सिंह ने किया था। और इन्हीं के चीनियों के खिलाफ अद्वितीय वीरता दिखाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो दोनों नाम याद रखने हैं। हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में इस तरह से पूछ लिया जाए कि इनमें से किसी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र मिला, या इनमें से किसे लद्दाख क्षेत्र में वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र मिला। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, दोनों के क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो वीरता चक्र, परमवीर चक्र मिला, ये मिला जम्मू कश्मीर में कबायलियों से भारत को सुरक्षित करने के लिए, जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए, श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए। और मेजर शैतान सिंह को मिला कि इन्होंने चीनियों का डटकर मुकाबला किया 1962 के युद्ध में लद्दाख में, इसलिए इनको यह दिया गया। ठीक है, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू कब की गई है? औली परियोजना कब शुरू की गई है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताएं। औली परियोजना कब शुरू हुई है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 1981, 1984, 1982 या 1983। चले बताएं। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर है वर्ष 1983। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। वर्ष 1983 में
औली परियोजना शुरू की गई थी। 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं कहां पर? 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं पौड़ी में, इसको बताएं। ये अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे, किन्हें सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला है, ये आपको बताना। चलो बताएं, विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला है आपको बताना है। यहाँ पे बात हो रही है विक्टोरिया क्रॉस, मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात है, तो बताएं। वर्ष 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी ब्रिटेन के नेतृत्व में भाग लिया था। तो जो ब्रिटेन के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दरबान सिंह नेगी। और दरबान सिंह नेगी जो थे, ये आप कह सकते हो कि मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपूर्व वीरता दिखाने के लिए दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ये आपको नाम याद रखना है। दरबान सिंह नेगी क्यों सम्मानित किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में अद्वितीय वीरता के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है गबर सिंह नेगी हैं, इनको भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। यहाँ पे बोला गया सबसे पहले किसे मिला विक्टोरिया क्रॉस, तो सबसे पहले मिला दरबान सिंह नेगी को। दूसरे नंबर पर जो मिला वो मिला गबर सिंह नेगी को। ठीक है, यदि कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, ठीक है, कोई त्रुटि होती है आपके उसके उत्तर में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। यदि मेरे से कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, प्रयास करता हूं कि त्रुटि ना हो, लेकिन फैक्ट होते हैं तो हो सकता है कभी त्रुटि हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं यदि कहीं पर आपको डाउट होता है। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है आपको बताएं। उत्तराखंड के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। चलिए, उत्तराखंड मूल के टेस्ट खिलाड़ी कौन हैं? एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी कौन है आपको बताना है। अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का एक गांव पड़ता है लोआली। ये जो गांव है लोआली गांव, इन्हीं में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, ये उत्तराखंड मूल के हैं और उत्तराखंड के लौली गांव में इनका जन्म हुआ था। ये गांव पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, तो ये अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। भले ही इनका जन्म जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, झारखंड में हुआ है, लेकिन मूल जो इनका है वो यही है। और इनके संदर्भ में याद रखना है कि वर्ष 2010 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी नेशनल पार्क और कार्बेट नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की उपाधि इनको दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो यदि आपसे कभी इस तरह से पूछ लिया जाए कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ वार्डन से सम्मानित किया गया है या उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। और इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न आपकी परीक्षा में इसी संदर्भ में पूछा जाए। हो सकता है घुमाकर पूछ लिया जाए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं या पूर्व कप्तान हैं जिनका जन्म उत्तराखंड के, जिनका मूल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और एक खिलाड़ी थे उन्मुक्त चंद, नाम आपने काफी सुना होगा। अंडर 19 में खेलते थे, काफी अच्छे खिलाड़ी थे। शायद वर्तमान समय में उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। और उनके नेतृत्व में 2 या 3 बार अंडर 19 चैंपियन बनी है भारतीय टीम, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे आपको बताना है। चलें, कौन सांसद थे ये आपको बताना है। और आपको बता दें, ये उत्तराखंड के पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक थे। उत्तराखंड के
पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक थे, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको यह भी बता दें कि ये नैनीताल से सांसद थे। कहां से थे? नैनीताल से सांसद थे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है केसी सिंह बाबा। ठीक है, केसी सिंह बाबा ये उत्तराखंड के पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारोत्तोलक थे और इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो था नैनीताल। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जब नैनीताल की बात आती है कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे चक्राता का नाम आपको याद आना चाहिए। चक्राता के साथ साथ आपको एक नाम और याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? उसका नाम है नानक मत्ता। ठीक है, चक्राता और नानक मत्ता क्यों याद आना चाहिए? इसलिए याद आना चाहिए कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा की सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें हैं। पहली है चक्राता, दूसरा है नानक मत्ता, इसलिए आपको याद रखना है। चक्राता पड़ता है आपका किस जिले में? चक्राता पड़ता है देहरादून में। नानक मत्ता पड़ता है आपके उधम सिंह नगर में। ये आपको पता होना चाहिए। तो केसी सिंह बाबा के बारे में आपने जान लिया, तो इनके बारे में और जो भी जानकारी आपको हो इसी जगह पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं? बताएं। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल या लॉन टेनिस? बताएं। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? और आपको बता दें इनको 2006 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं। मधुमिता बिष्ट की बात हो रही है, ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। उत्तराखंड की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं खिलाड़ियों के, जो आपको नोट करने हैं। जैसे शबाली बानू, नोट करना है इनका नाम, शबाली बानू। शबाली बानू किस खेल से जुड़ी हैं? ये है टेबल टेनिस। ठीक है, शबाली बानू के बाद दूसरा याद रखना है अरुण जखमोला। अरुण जखमोला, और अरुण जखमोला जो हैं ये संबंधित हैं वॉलीबॉल से। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सुरेंद्र सिंह। इनके नाम से 2 लोग हैं, तो इनका जो लास्ट नेम है वो महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया और दूसरे हैं सुरेंद्र सिंह कनवासी। ठीक है, सुरेंद्र सिंह वल्दिया और सुरेंद्र सिंह कनवासी 2 नाम है, दोनों याद रखना है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया की जब आप बात करते हो तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के नौकायन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नौकायन से जुड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी की जब बात करते हो, ये भी जो है नौकायन से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 नाम, सुरेंद्र सिंह बल्दिया और सुरेंद्र सिंह कनवासी, दोनों का जो नाम है वो जुड़ा है अंतरराष्ट्रीय स्तर के नौकायन से। ठीक है, फिर इसके बाद सुशील राणा एक नाम आता है। ज्यादातर जिनके साथ राणा जुड़ा हुआ है आप देखोगे उत्तराखंड में सब निशानेबाजी से संबंधित हैं, लेकिन एक हैं जिनका नाम है सुशील राणा। सुशील राणा ये संबंधित हैं अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल। ठीक है, तो कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। हर्षवंती बिष्ट किस खेल से जुड़ी हुई हैं आपको बताना है। चले बताएं। पर्वतारोहण, स्कीइंग, केनोइंग या रिवर राफ्टिंग किस से जुड़ी हुई हैं? नाम है हर्षवंती बिष्ट। चलें फास्ट बताइएगा। हर्षवंती बिष्ट, आपको बता दें हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। किससे संबंध है? पर्वतारोहण से इनका संबंध है।
अब अगर पर्वतारोहण से संबंध है तो कुछ और अन्य लोगों के नाम पता होना चाहिए जो पर्वतारोहण से संबंधित हैं। जैसे एक है रतन सिंह चौहान, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, पर्वतारोहण से जुड़े हैं। दूसरे व्यक्ति आते हैं हुकुम सिंह रावत, हुकुम सिंह रावत। और आपको बता दें हुकुम सिंह रावत ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, तो यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो पर्वतारोही हुकुम सिंह रावत द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और आपको नाम नोट करने हैं कुछ इस क्षेत्र से जुड़े हुए। हर्षवर्धन बहुगुणा, हर्षवर्धन बहुगुणा। चौथा आपको नाम याद आना है चंद्रप्रभा ऐतवाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल। पांचवा नाम आपको याद आना है चंचल सिंह। ये सभी के सभी पर्वतारोही हैं, चंचल सिंह। और एक नाम और याद रखिएगा, मोहन सिंह गुंजियाल, मोहन सिंह गुंजियाल। मोहन सिंह गुंजियाल जो हैं ये स्कीइंग के खिलाड़ी भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके खिलाड़ी? स्कीइंग के खिलाड़ी भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा जिनमें उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा, उनके खेल के बारे में। और जैसे मैंने बैडमिंटन उठा लिया तो बैडमिंटन के जितने खिलाड़ी हैं एक साथ, इसके बाद पर्वतारोहण उठाया तो पर्वतारोही कितने हैं उत्तराखंड में एक साथ, तो उससे चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए इतना नाम आपको नोट करना है। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह कब किया था बताएं। अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने बछेंद्री पाल मैम के बारे में बताया कि वर्ष सबसे पहले वर्ष 1982 में इन्होंने काला पर्वत की चढ़ाई की थी, आपको मैंने बताया था। ठीक है, सबसे पहले काला नाग पर्वत की चढ़ाई 1982 में की थी। और वर्ष 1984 में किया था एवरेस्ट की चढ़ाई, तो वर्ष 1984 एक ही विकल्प में दिया है, 24 मई 1982। तो निश्चित रूप से यही सही होगा। तो इसका यदि आपको तिथि नहीं याद है तो कम से कम वर्ष अवश्य याद आना चाहिए कि कल किस वर्ष में इन्होंने पर्वतारोहण किया था, किस वर्ष में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, चल इसको बताएं। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं, इनमें से किसे भारत रत्न मिला हुआ है आपको बताना है, और वह भी उत्तराखंड से संबंधित हो, यह ध्यान रखना है। तो बताएं इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है और उत्तराखंड से संबंधित हैं। आपको बता दें इनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। इसको बताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन हैं। ज्ञानपीठ महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ बताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रमुख व्यक्ति कौन हैं। चलिए अच्छा प्रश्न है, बताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, प्रथम व्यक्ति कौन है। ये है सुमित्रानंदन पंत। चले जवाब सबको देना है, याद रखिएगा, और साथ ही साथ यह भी नोट डाउन करना है कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, उस आधार पे आप अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं कि आपको परीक्षा में बैठना है नहीं बैठना है, या क्या कमी है कैसे दूर करना है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। आपका समय प्रारंभ होता है अब। वर्ष 1965, वर्ष 1955, वर्ष 1967, वर्ष 1968। बताएं इसका सही उत्तर है वर्ष 1968। इसको बताएं वर्ष 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। अभी मैंने आपको बताया था शैतान सिंह के बारे में, सोमनाथ शर्मा के बारे में। ठीक है, सोमनाथ शर्मा के बारे में मैंने आपको फैक्ट बताया कि जम्मू कश्मीर में कबायलियों को पीछे ढकेलने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको बताना है यहाँ पे कि किस रेजिमेंट से संबंधित थे। चलें बताएं। और 1988 में इस रेजिमेंट के लिए एक डाक टिकट भी घोषित किया गया था, जारी किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये संबंधित है कुमायूं रेजिमेंट से, ठीक है, कुमायूं रेजिमेंट से ये संबंधित है। और जब रेजिमेंट की बात आ रही है तो इन दिनों एक रेजिमेंट चर्चा में है जिसको बोलते हैं बिहार रेजिमेंट। अब बिहार रेजिमेंट क्यों चर्चा में है वो भी आपको पता होना चाहिए। बिहार रेजिमेंट इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है, और इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से जो सैनिक गए थे वो बिहार रेजिमेंट के सैनिक गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलें इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं? फिलीपींस द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला जो राजधानी है फिलीपींस की, आप जानते हैं फिलीपींस द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश होने के साथ साथ आपको याद रखना है कि फिलीपींस के संदर्भ में जो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, एक थे, उनका नाम था रेमन मैग्सेसे, और उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। तो चलिए बताएं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कौन से संबंधित हैं? चल बताएं कौन से इसमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं। यहाँ पे आपको बता दें तो चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी दो नाम आपको आता है जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी। और आपको एक चीज और बता दें कि जब बात आ रही है फिलीपींस की तो एक नाम आपको याद रखना है, एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है। इनका नाम है हेडलिन डियाज, महिला है हेडलिन डियाज, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। हेडलिन डियाज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बार के ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो आप बोलोगे बहुत सारे लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता 1924 से, जब से फिलीपींस ओलंपिक में भाग ले रहा है, 2021 में उसको पहला स्वर्ण मिला है। आप कह सकते हो लगभग 95 सालों के बाद उसको स्वर्ण पदक मिला है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहली बार फिलीपींस के किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता है, या पहला स्वर्ण फिलीपींस के खाते में गया है अपनी अभी तक के ओलंपिक सफर का, तो वो हेडलिन डियाज लेकर गई हैं और इनको स्वर्ण पदक मिला है। पिछली बार हेडलिन डियाज जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता था, सिल्वर पदक इन्होंने जीता था। और हेडलिन डियाज एक महिला है और ये भारोत्तोलन करती है, वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हो, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। इसको बताएं, सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है, कुछ नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित कुछ उनसे जुड़े हुए फैक्ट दिए हुए हैं, उन फैक्टों के आधार पे आपको बताना है। बताएं सही युग्म कौन सा है, इनमें से कौन सा सही है? शैतान सिंह परमवीर चक्र मिला है या नहीं मिला है? भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपरोक्त सभी। कौन सा इनमें से सही है? चले जवाब दीजिएगा। इसमें आपको बता दें कि सभी के सभी विकल्प सही हैं, सभी के सभी जो हैं ये सही मैचिंग दी हुई है। चाहे आप शैतान सिंह की बात कर लीजिए, चाहे आप कालू मेहरा की बात कर लीजिए, चाहे आप भवानी दत्त जोशी की। चले गलत युग्म का चयन करें। अब अभी तक क्या था कि सही युग्म का चयन करना था, अब आपको गलत युग्म का चयन करना है। नाम है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सुखदेव पांडे, परिमार्जिन नेगी और दीप जोशी। चले बताएं, गलत युग्म का चयन करना है। फास्ट बताएं, इनमें से कौन सा गलत है? यहां पे आपको बता दें, चलिए थोड़ा सा समय और ले लीजिए, बताएं। यहां पे एक पर्वतारोही है, इन चारों नामों में एक पर्वतारोही है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, और हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार 1981 में मिला है, इनको पद्म भूषण नहीं मिला है। और आपको बता दें हर्षवंती बिष्ट जो महिला हैं, इन्होंने एवरेस्ट की भी चढ़ाई की हुई है और नंदा देवी की।
वर्ष 1981 में इन्होंने नंदा देवी की चढ़ाई की और वर्ष 1984 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये विकल्प इसका सही उत्तर था। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था? प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था आपको बताना है। आप जानते हो दो ऐसे हैं, जैसे एक है सोमनाथ शर्मा, दूसरे हैं शैतान सिंह। इन दोनों लोगों को दिया गया था, और बार बार मैं कह रहा हूं सोमनाथ शर्मा को दिया गया था जम्मू कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ने के लिए, और मेजर शैतान सिंह को दिया गया था चीनी सेना का प्रत्युत्तर देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको बताएं। गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं। गब्बर सिंह नेगी, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता दिखाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, और प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है तो इसमें दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, चलें इसको बताएं। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? किस व्यक्ति ने उत्तराखंड से पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? उन्मुक्त चंद? नहीं, ये तो क्रिकेट खिलाड़ी थे। मनीष पांडे? नहीं। नाम एक ही, इसमें तो आप आसानी से दे सकते हैं जवाब, क्योंकि उन्मुक्त चंद हो नहीं सकते, मनीष पांडे नहीं हो सकते। नाम एक ही है, हरि सिंह थापा। और हरि सिंह थापा के बारे में बता दें, एक मुक्केबाज हैं, मुक्केबाज थे, और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय स्तर पर इनके 4 से ज्यादा पदक हैं। तो हरि सिंह थापा को यह पुरस्कार दिया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? बताएं। उत्तराखंड से पहली बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? खेल रत्न पुरस्कार 4 नाम आपके पास हैं। मीरा रंजन नेगी, जसपाल राणा, अभिनव संधू, या इनमें से कोई नहीं। बताएं प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? यहां पे जवाब आएगा जसपाल राणा। क्या जवाब आएगा? जसपाल राणा। बी विकल्प सही उत्तर है। और आपको बता दें जसपाल राणा निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, और निशानेबाजी में जैसे मैंने आपको बोला जिनके साथ राणा नाम जुड़ा हुआ है ज्यादातर निशानेबाज हैं। एक नाम मैंने भी आपको बताया था जो निशानेबाजी से संबंधित नहीं है, जैसे इसमें आ जाएगा सुषमा राणा, ये सारे के सारे निशानेबाज हैं। इसके बाद आपका आएगा सुभाष राणा, इसके बाद आएगा अभिनव बिंद्रा, का नाम आपने सुना होगा, उत्तराखंड से ही संबंधित है। अभिनव बिंद्रा के बाद अशोक कुमार शाही, इसके बाद आपका आएगा हिमाद्री थपलियाल। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इतने नाम आपको पता होना चाहिए जो कि निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, जिसमें अभिनव बिंद्रा का नाम आप अवश्य याद रखिएगा, सुभाष राणा, सुषमा राणा, अशोक कुमार शाही और हिमाद्री थपलियाल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं चक्राता से सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? बताएं चक्राता से सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? और चक्राता आपको याद आया, चक्राता देहरादून से संबंधित है, जो कि विधानसभा की जो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं 2 हैं, एक है चक्राता, एक है नानकमत्ता। चक्राता आपका पड़ता है देहरादून में और नानकमत्ता आपका पड़ता है उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो इन दोनों से लिए आपको बताना है कि कब यहाँ पे सैनिक छावनी की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब है 1866। ठीक है, चलें इसको बताएं। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की बात हो रही है, बताएं राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे बात हो रही है वर्ष 1994 में। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से हैं जो साहसिक खेलों से जुड़े हुए हैं।
निश्चित रूप से जो साहसी खेल से जुड़ा होगा उसी को यह पुरस्कार मिलेगा। तो आपको याद रखना है चंद्रप्रभा एतवाल। हालांकि हर्षवंती बिष्ट भी इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन चंद्रप्रभा एतवाल को यह दिया गया। और आपको याद रखना है कि इनको काफी पुरस्कार मिले। वर्ष 1981 में इनको एक पुरस्कार मिला है, फिर वर्ष 1990 में इनको मिला है, और 1993 में भी इनको मिला है। 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, 1990 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और 1993 में इनको रंग रत्न अवार्ड मिला। इसके साथ साथ एक पुरस्कार होता है तेंजिंग नॉर्गे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार, और यह भी इनको 2010 में मिला है। तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार यह भी इनको 2010 में मिला है। तो चंद्रप्रभा एतवाल का नाम साहसिक पुरस्कारों में आपको याद रखना है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, पर्वतारोहण। इसको बताएं, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। चलिए बताएं, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताएं। गढ़वाल, एक लाइन का प्रश्न है, कहां पे स्थित है गढ़वाल रेजिमेंट? लैंसडाउन। असत्य युग्म का चयन करना है, बताएं। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और कुछ पुरस्कार दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा पुरस्कार किसे नहीं मिला है वही है सही, बताएं। चले बताएं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दीप जोशी का नाम है, दीप जोशी को यदि हम देखें तो चंडी प्रसाद भट्ट के साथ इनको एक दूसरा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार दीप जोशी को मिला है और चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। तो दीप जोशी को मिला है और चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है। रेमन मैग्सेसे आपको याद है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हो रही है कि असत्य युग्म, तो असत्य युग्म यहाँ पे है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को कभी भी रेमन पुरस्कार नहीं मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला। दीप जोशी और दीप जोशी के साथ याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार मिला है। बताएं, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये वर्ष था वर्ष 1982 में, ठीक है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से कौन है जिनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, आपको बताना। बताएं, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? 4 नाम दिए हुए हैं, इन 4 नामों में से कौन सा सही उत्तर है आपको बताना। चल, इसका सही उत्तर है केपी नौटियाल, ठीक है। केपी नौटियाल इसका सही उत्तर है, डी विकल्प। इसको बताएं, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से जुड़े हैं? परिमार्जन नेगी बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं और बहुत ही कम उम्र में यदि हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का जो गौरव है वो इनके नाम है। शतरंज के खिलाड़ी हैं, कॉलोनी गांव पड़ता है चमोली जिले में जहां के ये निवासी हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के यदि हम देखें इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव इनके नाम है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का चयन करना है, बहुत ही आसान है। एक बार यदि आप प्रश्न देखेंगे तुरंत जवाब दे देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप बछेंद्री पाल मैम को देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा निशानेबाजी, गलत है। साहसिक खेल से जुड़ी हुई है, पर्वतारोहण से। अब करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं और आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं आपके कम्युनिटी टैब में भी दिए जाते हैं। कम्युनिटी टैब के साथ साथ आपको ये प्रश्न कहां पर देखने को मिलेंगे? कम्युनिटी टैब के अतिरिक्त आपको प्रत्येक दिन जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां पर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज प्रत्येक दिन अपनी कम्युनिटी में अवश्य विजिट किया करें या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पर आपको प्रश्नों को देखने को मिल जाएगा। बताएं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वही प्रश्न है जो वहां शेयर किए गए थे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, तो इसलिए सबसे पहले बता दूं कि जो छात्र लगातार कम्युनिटी टैब से जुड़े हुए हैं, लगातार करंट अफेयर्स वहां से भी देख रहे हैं, आपका जवाब सही होना चाहिए, आपके जवाब गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.53 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है?
तो आईएमएफ ने किसे एक विशेष अधिकार दिया है आपको बताना है, किस देश को दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पिछली कक्षा में जो आपकी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया है, तो बताएं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पे बात हो रही है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि एक भारतवंशी हैं, एक भारतीय हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस देश को दिया गया, तो यह अधिकार दिया गया है भारत को। ठीक है, तो यह अधिकार किसको मिला है, भारत को मिला है, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रमुख हैं आईएमएफ की, ये पता होना चाहिए। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौन, गीता गोपीनाथ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में चर्चा में रही उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है, चलिए बताएं। उमंगोट परियोजना की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है मेघालय से। ठीक है, मेघालय राज्य से संबंधित परियोजना है। मेघालय की यदि हम बात करें, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के प्रधानमंत्री सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉमरेड संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ की राजकीय पशु की यदि हम बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है, यहाँ पे तेंदुआ होता है, धब्बेदार तेंदुआ, वो यहाँ का आप कह सकते हैं कि राजकीय पशु है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न जिसका जवाब सभी को देना है कि क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पशु तो राजकीय पशु तो है मेघालय का, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये बताना है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। यह जरूरी है बताना और आप में से सभी इसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ आप बता दें बेहदियान खिलाम और चेरी ब्लॉसम, यहाँ पे दो प्रमुख त्योहार हैं जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे नोक्रेक नेशनल पार्क, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीजू पक्षी अभ्यारण्य और बालक्रम नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेंगे। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां रहती हैं? मतलब मगर की 3 प्रजातियां कौन कौन सी है? घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और साधारण मगरमच्छ। तो बताएं इनमें से कौन सा जिला है? जिला का नाम दे ही दिया है केंद्रपाड़ा। तो केंद्रपाड़ा जो जिला है ये उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा इसका सही जवाब है। अब उड़ीसा में पड़ता है तो उड़ीसा में आप जानते हो जब हम डॉल्फिन की बात करते हैं कि भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं, इरावदी डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन, तो वहां भी हम बात करते हैं उड़ीसा की। क्यों? क्योंकि इरावदी जो डॉल्फिन है, एक विशेष प्रकार की जो डॉल्फिन है, वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, विशेषकर चिल्का झील में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, बताएं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं आपको बताना है। तो इनका नाम है विराट कोहली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 23,000 रन बनाने वाले सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलें इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण देने की बात कही है और इसको लागू कर दिया है? तो राज्य कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताएं इनमें से कौन सा राज्य है जिसने यह किया है? ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए इसको बताएं। वह भारतीय जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है, कौन से हैं? और अब ओलंपिक से संबंधित मैं आपको एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसको बताएं। यहाँ पे बोला है हाई जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता है पैरा ओलंपिक में? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। नाम याद रख लीजिएगा, प्रवीण कुमार। इसको बताएं। 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दागने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? विश्व का पहला खिलाड़ी कौन है जिसने सर्वाधिक गोल दाग दिए हैं आपको बताना है। यहां पे आपको याद रखना है, बात हो रही है फुटबॉल की, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इसको बताएं।
भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों को महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन किया जाता है? बताएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसको बताएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा। इसको बताएं। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह देश है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लागू है। हाल ही में किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस अलगाववादी नेता का निधन हुआ है आपको बताना है। इनमें से जैसे कि 3-4 नाम आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित उठते थे, और उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम था सैयद अली शाह गिलानी, और सैयद अली शाह गिलानी का भी हाल ही में निधन हुआ है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस या वर्ल्ड कोकोनट दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। वर्ल्ड कोकोनट दिवस, और वर्ल्ड कोकोनट दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। कल की कक्षा में हम देखेंगे भूगोल विषय से संदर्भित प्रश्न, और ये जो प्रश्न होंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।